ऐसा कहा जाता है कि जब अगस्त 1945 में यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम ड्रॉप किया तो उसके बाद लाखों सिविलियंस की जान चली गई और वहां के जो सर्वाइवर्स बच भी गए थे काफ़ी टाइम तक उनमें फिजिकल डिसेबिलिटीज़ देखने को मिल रही थी, जिसमें तरह तरह की बीमारियां थी जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एटम बम के इस पूरे डिजास्टर को पूरी दुनिया अभी तक भूल नहीं पाई है और कुछ इसी तरह से दुनिया भर में कोहराम मचाने की होड़ में प्लास्टिक ने पहला कदम रख दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान से ही प्लास्टिक मिलिट्री एप्लीकेशंस में काफ़ी यूजफुल प्रूफ हुआ। पैरासूट कॉर्ड्स, टेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ों का ताबड़तोड़ प्रोडक्शन इस टाइम से शुरू हो गया और प्रेजेंट टाइम में तो कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो प्लास्टिक का यूज़ ना करती हो। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर्स और केवल मेडिकल इंडस्ट्री में ही 85% इक्विपमेंट्स प्लास्टिक के बने होते हैं और प्लास्टिक की डिग्रेडेशन रेंज 100 to 1000 ईयर्स का है। मतलब कि जिस प्लास्टिक को सबसे पहले लैब में बनाया गया था वह अभी भी नेचर में मौजूद हो सकता है और हर साल मिलियन टन्स में प्लास्टिक का प्रोडक्शन भी होता जा रहा है। क्या आपको पता है हर साल लगभग 4 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग्स बनाए जाते हैं और उनमें से 90% सिर्फ एक बार यूज़ होते हैं। जिन पॉली बैग्स को हम रोजाना बिना सोचे समझे यूज़ करते हैं उसकी एक पूरी इंडस्ट्री केवल पैसा छापने की एक मशीन बन चुकी है और इसका नुकसान तो हम तो भर ही रहे हैं पर इससे कहीं ज़्यादा हमारी आने वाली जनरेशन्स भरेंगी। जहाँ एक तरफ प्लास्टिक इतना ज़्यादा अफोर्डेबल और अवेलेबल है वहीं दूसरी तरफ इसका जो नुकसान है यह आपको चौंका देगी, क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होती है। अगर यह मिट्टी में मिलती है तो सॉइल की प्रॉपर्टीज को चेंज करती है और यह कमज़ोर होकर अपने माइक्रो और नैनो पार्टिकल्स में टूट जाती है। इसके बाद यह लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब 22 ब्लड डोनर्स के सैंपल की जांच की गई तो उनमें से 80% डोनर्स के ब्लड में प्लास्टिक पार्टिकल्स की मौजूदगी पाई गई। अगर इंसानों की बात करें या फिर एनिमल्स की बात करें तो हमारे अंदर ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो प्लास्टिक की वजह से ना हो सके। सांस लेने में प्रॉब्लम से लेकर सेल्स के जीनोम और जीन्स में म्यूटेशन तक हर तरह की प्रॉब्लम प्लास्टिक क्रिएट कर सकती है। और यह सारे दावे मैं खुद नहीं कर रहा हूं बल्कि इसके सारे सबूत को मैं डिस्क्रिप्शन में एज इट इज ऐड कर दूंगा, आप खुद इसे वहां से वेरीफाई कर लीजिएगा। प्लास्टिक अच्छा है बुरा है, हम इस पूरे डायलेमा में आगे चले जाएं इससे पहले हम इसमें थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जैसे मटेरियल्स का बहुत पहले से ही उपयोग होता आ रहा है। जैसे रबर, लाख जिसको सिलैग भी बोलते हैं, जिसका जिक्र महाभारत में भी किया गया है जब दुर्योधन ने पांडवों को वारणावृत के जंगलों में जलाने के लिए लाख से बना हुआ एक महल बनाया था। पर अगर मॉडर्न प्लास्टिक की बात करें तो सबसे पहले 1856 में अलेक्जेंडर पार्किस नाम के एक इंग्लिश इन्वेंटर ने सिंथेटिक सेल्यूलाइड का इन्वेंशन किया था और यह इन्वेंशन उसने नाइट्रोसेलुलोज को कैम्फर के साथ रिएक्शन करके बनाया था और सबसे पहले इसका पेटेंट भी उसी ने करवाया था। पर इसके बाद इसमें कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई। फिर इसके बाद 1907 में लियो बैकलैंड नाम के एक बेल्जियम केमिस्ट ने बैकेलाइट, जो कि इस दुनिया का पहला ट्रूली सिंथेटिक मास प्रोड्यूस प्लास्टिक था, उसे बनाया। क्योंकि यह थर्मोसेटिंग प्रोड्यूस था तो इसे हीट करने पर मनचाहा शेप दिया जा सकता था। इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए कई बार लियो बैकलैंड को ही प्लास्टिक का असली इन्वेंटर माना जाता है। अब क्योंकि इसका इन्वेंशन तो हो चुका था तो जैसे इस दुनिया में हर रिसर्च को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे इसे सोशल यूज़ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने के लिए यूज़ किया जा सके, कुछ इसी तरह से इस पॉलीमर के साथ भी हुआ। धीरे धीरे प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज बनी, प्लास्टिक का मास प्रोडक्शन चालू हुआ और यह काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल, लाइट वेट और ड्यूरेबल था, इसलिए लोगों ने इसे जल्दी से अडॉप्ट भी कर लिया। इस स्टोरी में आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसके लिए प्लास्टिक के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको मैं स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। प्लास्टिक एथिलीन का पॉलीमर होता है जिसमें एथिलीन के बहुत सारे मोनोमर एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। इसमें 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होता है और यह मोनोमर जुड़ करके एक पॉलीमर बनाते हैं और इसी पॉलीमर को पॉलीथीन बोला जाता है। क्योंकि प्लास्टिक एक केमिकल है इसलिए इसका क्लासिफिकेशन बहुत सारे फैक्ट्स के बेसिस पर किया जाता है, तो यह काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी हमारे इस टॉपिक के लिए, इसलिए हम केवल यूज़ के बेसिस पर इस क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो यह जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह प्लास्टिक के पॉलीमर का क्लासिफिकेशन है, जो कि आप वीडियो को पॉज करके जरूर देखिए।
और यह दूसरा क्लासिफिकेशन डेंसिटी के बेसिस पर है और डेंसिटी के बेसिस पर ही प्लास्टिक को यूज में लाया जाता है। और यह क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बेस्ड है, जिसमें यह 7 तरीके से क्लासिफाई किया गया है और हर क्लासिफिकेशन के सामने आप एक ट्रायंगुलर शेप में सिंबल देख रहे हैं। यह सिंबल लगभग सर्टिफाइड प्लास्टिक प्रोड्यूस पर अक्सर आपको बना हुआ दिख सकता है, जैसे कोई पैकिंग हो, कोई बॉक्स हो या किसी भी तरह का सामान। यह सारे सातों के सातों अपने अपने जगह पर इम्पॉर्टेंट हैं और उनके अपने फायदे और नुकसान हैं, पर इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक यह प्लास्टिक होते हैं जो लो डेंसिटी के होते हैं, जिसे आप अपने स्क्रीन पर चौथे नंबर पर देख रहे हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर कुछ साइंटिस्ट ने 1960-70 में इसे एज ए सीरियस कंसर्न प्रेजेंट करना शुरू किया। उसके बाद सबसे पहले 1970 में ओशनोग्राफी सोसाइटी ने अपने जर्नल में पब्लिश किया कि प्लास्टिक एज ए वेस्ट समुद्र में जमा होना स्टार्ट हो गया है और इसके कई सारे साइड इफेक्ट भी बताए। कुछ रिसर्च ने यह भी दावा किया कि लगभग हर साल 40,000 सील मछलियां इस प्लास्टिक में फंसने की वजह से मर जाती हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो इसे आप ध्यान से समझें। सबसे पहले माइक्रोप्लास्टिक टर्म को 2004 में यूज किया गया, जब यह ऑब्जर्व किया गया कि प्लास्टिक अपने लोएस्ट स्ट्रक्चर में टूट सकता है, जिसके बारे में हमने वीडियो में पीछे बात किया है। कुछ रिसर्च यह भी दावा करते हैं कि 2035 तक समुद्र में प्लास्टिक उसमें मौजूद मछलियों की आबादी के बराबर हो जाएगा और उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट मछलियों से ज़्यादा समुद्र में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ग्लोबल प्लास्टिक का जो मार्केट कैप है वह 2023 में $110 बिलियन का था और इसका मार्केट कैप 2032 में 4.2% CAGR के साथ बढ़ करके $158.49 बिलियन का हो जाएगा, जिसमें केवल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें आपके शूज, सनग्लासेस, हेडफोन्स, हेलमेट और बहुत सारी ऐसी डेली लाइफ की चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनी होती हैं, इनका मार्केट कैप 2023 में $83.91 बिलियन था, जो कि 2032 में $128.57 बिलियन का हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया आज की डेट का बिगेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर बन चुका है, जो कि 20% ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। अगर इंडिया का टोटल एनुअल प्रोडक्शन देखें प्लास्टिक वेस्ट का तो 9.3 मिलियन टन्स पर एनम है, जो कि अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो लगभग 9 अरब 30 करोड़ किलोग्राम प्लास्टिक का वेस्ट केवल इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। यह वेस्ट केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि नाइजीरिया, इंडोनेशिया, चाइना में भी प्रोड्यूस होते हैं। नाइजीरिया 3.1 मिलियन टन, इंडोनेशिया 3.4 मिलियन टन और चाइना 2.8 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के मुताबिक इंडिया एनुअल 5.8 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल जला देता है, जिनमें से 3.5 मिलियन टन एनवायरनमेंट में पड़ा रह जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह वेस्ट केवल इंडिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, चाइना या फिर एशियन कंट्रीज ही प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और यूएस से अपने इमेज को काफ़ी क्लीन रखना चाहते हैं, इसलिए एशियन कंट्रीज को ही इसका रीज़न बता करके इन्हें ब्लेम करते हैं। और जहां भी पॉल्यूशन की बात आती है वहां पर यह सारी कंट्रीज इन्हीं एशियन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि किस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज एशियन कंट्रीज को ही हाईलाइट करते हैं, क्योंकि अगर हम ग्लोबल डेटा देखें तो 251 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट हर साल प्रोड्यूस होता है, जिनमें से 52.1 मिलियन टन अनमैनेज वेस्ट होता है। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि केवल एशियन कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्रीज या कोई पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की कंट्रीज ही इन वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें सबका बराबर का हाथ है और आज के टाइम पर टेरेस्ट्रियल से ज्यादा इन वेस्ट की वजह से ओशियन का इकोसिस्टम इंडेंजर्ड है, जैसे सेल, सी टर्टल, व्हेल, ऐसी पता नहीं कितनी सारी अनगिनत स्पीसीज इन प्लास्टिक वेस्ट की वजह से खतरे में आ चुके हैं, क्योंकि कई देश चोरी छिपे कंटेनर्स में भरकर इन वेस्ट को डायरेक्ट सी वाटर में डाल देते हैं। और यह एक क्वेश्चन मार्क है जो सरकार मिलियन और बिलियन डॉलर्स टैक्स वसूल करती है पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट सेफ्टी के नाम पर, वह खुद ही इन वेस्ट को मैनेज करने में फेल हो गई है और चोरी से समुद्र में डालने के लिए मजबूर हो गई है।
इसका क्या रीज़न है कि जब हम सभी को पता है कि प्लास्टिक इतना ज़्यादा खतरनाक है और हमें नुकसान भी करता है, तो उसके बावजूद प्लास्टिक का यूज़ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ड्यूरेबल है, यह अफोर्डेबल है और अपने कंपटीटर को इजीली रिप्लेस कर देता है। इसने वुड को, ग्लासेस को, अलग अलग तरीके के मटेरियल्स को रिप्लेस किया है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में इसने लोहे को भी रिप्लेस कर दिया। इसकी यही अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी इसे इतना ज़्यादा खतरनाक बनाती है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है। यह 4 तरीके से डिग्रेड भी होता है: फिजिकल डिग्रेडेशन, फोटो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, केमिकल एंड थर्मल डिग्रेडेशन एंड लास्ट इज बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। पर डिग्रेडेशन की प्रोसेस इतनी स्लो और लिमिटेड है कि हम यह कह सकते हैं कि इसका डिग्रेडेशन बिल्कुल ना के बराबर होता है। बीच में बायोप्लास्टिक के भी कॉन्सेप्ट आए थे, पर यह भी बायो एजेंट से डिग्रेड बहुत कम हुए और एट द एंड यह भी वेस्ट में ही कन्वर्ट हो गए। और ये डाटा जानने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि रिसाइकलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और आखिरी सवाल यह है कि हमें एक अल्टरनेटिव की ज़रूरत क्यों है जब हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज मौजूद हैं। क्या हमारे पास वुड, ग्लासेस, आयरन, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं या उनकी कमी है? क्या हम अवेलेबल रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर सकते हैं जो कि हम इस अनमैनेज, अनवांटेड, अनस्ट्रक्चर्ड वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं? इस पर आप अपने ओपिनियन को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।